कार्यक्रम सेहत में श्रोताओं, हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर विशाल एच शर्मा। डॉक्टर विशाल एच शर्मा वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा नेत्रदान महादान। डॉक्टर विशाल एच शर्मा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर शर्मा, 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़े के रूप में आयोजित किया जा रहा है और आँखों के विषय में जानकारी देने के लिए और नेत्रदान के महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए लगातार देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये ऐसा अवसर है जब हम नेत्रदान के प्रति लोगों को प्रेरित करें। तो आज हम इसी विषय पर आपसे जानकारी लेंगे कि नेत्रदान क्या है, क्यों ये महत्वपूर्ण है और क्यों ये किसी के जीवन को एक नई रोशनी दे सकता है। ऐसा कहा जाता है कि आंखें अनमोल हैं, कुदरत का सबसे खूबसूरत उपहार है। आप क्या कहेंगे? जी, आपने बहुत ही दुरुस्त फरमाया है कि जो आंखें है ये कुदरत का अनमोल गिफ्ट है हमारे लिए और इसी से हम संसार को देख सकते हैं और उसका मज़ा भी ले सकते हैं और जीवन का आनंद भी उसी से उठा सकते हैं। डॉक्टर विशाल शर्मा, हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि आम तौर पर जो दृष्टिबाधिता है, ब्लाइंडनेस, टोटल ब्लाइंडनेस, ये किन रोगों के कारण हो जाती है? टोटल ब्लाइंडनेस जो है ये एक अलग एंटिटी होती है और जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जिसे हम बोलते हैं वो एक अलग चीज़ हो जाती है। टोटल ब्लाइंडनेस में पूरी तरह से दिखना बंद हो जाता है, रोशनी का जो परसेप्शन है वो भी बंद हो जाता है रोगियों में। जबकि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जो होता है जिसके अंदर सिर्फ कॉर्निया के अंदर ओपेसिफिकेशन या फिर माड़ा, उसमें जो बोलते हैं कि पूरा ओपेक बन जाता है कॉर्निया, जिस कारणवश लाइट रेज जो होती है वो आंखों के अंदर ठीक से नहीं जा पाती और उससे कोई इमेज नहीं दिख पाता। तो उसके वजह से जो ब्लाइंडनेस आता है वो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस उसे कहते हैं और ये ट्रीटेबल है, जिसको हम उसका सर्जरी करके उसका निवारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेत्रदान वास्तव में क्या है। नेत्रदान वास्तव में यह है कि हम जो व्यक्ति नेत्रदान करते हैं उनके आंखों से कॉर्निया का जो पोर्शन होता है जो हमारे आंखों की सतह के सामने की तरफ होता है उसको हम पेशेंट से रिट्रीव करते हैं, निकालते हैं और उसे हम प्रोसेस करके जिन पेशेंट्स को इसकी जरूरत होती है, जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के पेशेंट्स होते हैं, उनमें हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक पेशेंट, एक जो इंसान डोनेट करते हैं उनसे हम 4 लोगों तक मैक्सिमम ब्लाइंडनेस के लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसका। कौन लोग हैं जो नेत्रदान कर सकते हैं? 1 साल के ऊपर से लेके मैक्सिमम कितनी भी जो उम्र है इंसान की, वो सारे व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं। कुछ जो नहीं कर सकते वो इस तरह प्रकार है कि जिन्हें अगर कोई HIV से बाधित हो, हेपेटाइटिस B से बाधित हो या फिर HCV से बाधित हो, और हाल ही में जो अभी नया आया है कोविड-19, कोरोना से बाधित पेशेंट जो होते हैं वो नेत्रदान नहीं कर पाते। बाकी सभी लोग कर सकते हैं, भले ही उनका कैटरेक्ट ऑपरेशन हो चुका हो या फिर किसी अन्य आंखों की बीमारी से वो पीड़ित हो, लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है तो सारे लोग कर सकते हैं। यदि हम पूरे विश्व की बात करें और फिर भारत की बात करें तो कितने प्रतिशत लोगों को कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जा रहा है? मैं भारत की बात करता हूँ। सबसे पहले भारत में 1.1 मिलियन कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, लेकिन प्रतिवर्ष 25,000 से 30,000 ही ये सर्जरीज हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आई डोनेशन है वो काफ़ी कम है भारत में, उसकी अवेयरनेस की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। और ये जो हम 37वां आई डोनेशन फोर्टनाइट जो मना रहे हैं वो उसका थीम ही यह है कि इसका किस तरह से आई डोनेशन बढ़ाया जा सके। तो उसके इस थीम में इस प्रकार है कि हॉस्पिटल कॉर्नियल रिट्रीवल प्रोग्राम HCRP, इसमें यह है कि हॉस्पिटल्स में जितने भी डेथ होती है मरीजों की, उनके फैमिलीज को काउंसिल करके उस प्रकार से एक टीम होती है, वो इस आई डोनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके काउंसिल करके उस तरह से पेशेंट से वो डोनेशन के लिए प्रोत्साहित करके ये करते हैं। तो आपने कहा कि ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है, बहुत ही कम संख्या में लोग आई डोनेट कर रहे हैं और इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाना बहुत ज़रूरी है। आपने बताया कि किस तरह से हॉस्पिटल में काउंसलिंग करने का प्लान किया गया है ताकि जो मृतक है उसके परिवार के सदस्यों को प्रेरित किया जा सके। अब हम जानना चाहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति आई डोनेट करना चाहता है, नेत्रदान करना चाहता है, तो क्या प्रक्रिया है? कोई अगर व्यक्ति आई डोनेट करना चाहता है तो उसके लिए एक प्लेज फॉर्म अवेलेबल है, सारे आई हॉस्पिटल्स में आपको मिल जाएंगे। जो आपके आसपास में करीबी आई हॉस्पिटल में आप जाके और डॉक्टर से बोल के आप ये कर सकते हो। इससे ये होगा कि एक तो आपने वो प्लेज किया है, ये आपको पता है और आपके फैमिली मेंबर्स को पता रहेगा। सेकेंड थिंग, आपके वजह से आपके फ्रेंड्स और जो रिलेटिव्स है उनको भी पता रहेगा कि आपने आई डोनेशन करने के लिए अपनी तरफ से पहल की है। और सेकेंड थिंग, आप
आपके घर में अगर कोई मृतक व्यक्ति है, आपको लगता है कि आपने खुद ने उनके लिए डोनेशन करना चाहोगे, तो आप डायरेक्टली जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं उन पे कॉल करके इत्तला कर सकते हैं, और या फिर कोई भी आई सर्जन जो आपके घर के पास में मिले, आप उनको भी कहोगे तो वो आपको ये स्ट्रीमलाइन करने में मदद कर देंगे। अब जानना चाहेंगे कि ये जीवित अवस्था में भी आप नेत्रदान के लिए रेजोल्यूशन भर सकते हैं, और यदि परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो आप, जैसे आपने कहा कि निकटवर्ती चिकित्सालय में या किसी आई सर्जन को आप कहकर और उसकी मदद से स्ट्रीमलाइन हो जाएगी पूरी प्रक्रिया और नेत्रदान किया जा सकता है। किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि नेत्रदान बहुत सुगमता से हो सके? जब कभी किसी व्यक्ति का देहांत होता है और वो चाहते हैं कि नेत्रदान करे, तो सबसे पहले तो आपको उनका आँख ठीक से बंद करना चाहिए। हो सके तो उस पर एक गीली पट्टी भी रख सकते हैं आँख बंद करके, या फिर फैन अगर चलता हो तो वो बंद कर दे। सिरहाना जो है वो थोड़ा सा एलिवेट कर दे, नीचे तकिया रख के बोलो या फिर किसी चीज़ से, और 2 से 3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर आप जितना हो सके आप जल्दी ही फ़ोन करके बुला लें। और ये प्रोसेस काफ़ी कम टाइम लेता है, 15 से 20 मिनट में आई डोनेशन का कार्य किया जाता है। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है, बहुत ही कम समय में ये पूरी हो जाती है, और यदि मृतक के परिवार के सदस्य और स्वयं उसने यदि पहल की है तो ये और सुगमता से हो सकता है। डॉक्टर विशाल शर्मा, जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत कम लोग नेत्रदान के लिए आगे आ रहे हैं, फॉर्म भरना अलग बात हुई, आपको क्या लगता है कि क्या चुनौतियां हैं नेत्रदान के सामने, क्यों लोग नेत्रदान नहीं कर पाते? सबसे पहली बात तो यह है कि अवेयरनेस ही नहीं है पब्लिक तक, लोगों तक, कि नेत्रदान किया जा सकता है या करते हैं। और पता भी हो तो वो मोमेंट इस तरह से होता है, प्रकार का होता है, जब किसी का देहांत होता है तो फैमिली मेंबर्स भी शॉक में होते हैं, सब सारे इसमें वो सोचने के परे हो जाता है उन सब लोगों के लिए। तो इसमें यही हेल्प होता है कि जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, अगर किसी व्यक्ति को भी अगर पता हो कि ये इंसान की इच्छा थी मरणोपरांत अपने नेत्र दान करने का, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है कि वो कम से कम कॉन्टैक्ट करके ये सारी प्रोसेस को ठीक कर सके। दूसरी बात ये होता है कि सामाजिक परेशानियां भी होती है उसमें, कि किसी समाज में नेत्रदान करना ये बोलते ठीक नहीं माना जाता, कि ये सोचते हैं कि पुनर्जन्म में, अगले जन्म में शायद डिसफिगर्ड आए होप पेशेंट्स की। लेकिन ये सारे मिथ्स है, और इससे मतलब हमने अपने आप को वंचित नहीं रखना चाहिए। किसी को नेत्रदान देके एक प्रकार का जीवन दान ही है सामने वाले व्यक्ति के लिए, जिसे एक सृष्टि में फिर से देखने का एक मौका मिल सकते। हमने देखा है कि श्रीलंका एक ऐसा देश है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग नेत्रदान करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, क्यों हम ऐसा नहीं कर पाए? अगर आप देखो ज्योग्राफिकली या डेमोग्राफिकली अगर हम बात करें तो श्रीलंका में बुद्धिज्म ये काफ़ी ज़्यादा 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज बुद्धिस्ट है, और उनमें एक माना जाता है कि डोनेशन, दान, उसे काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो मरणोपरांत वो लोग इस प्रैक्टिस को ज़्यादा मानते हैं कि किसी को दान देने से अगर किसी का भला हो रहा है, पैसे तो हर कोई दान कर देगा, अनाज दान कर देगा, लेकिन अगर किसी को हम ब्लड डोनेशन जो बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ डोनेशन होता है, वैसे ही नेत्रदान भी एक सर्वश्रेष्ठ अमूल्य दान है किसी व्यक्ति, इसे महादान कहा जाता है। महादान कहा जाता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि बहुत ही कम समय में किसी मृतक की जो नेत्रदान की इच्छा है वो पूरी हो सकती है, वो उस कॉर्निया से निकाला जा सकता है, लेकिन जब ये लगाया जाता है तो किन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है? देखिए, भारत में जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का जो अगर आप डेटा निकालते हो तो यंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है इसमें। तो ऐसा देखा जाता है कि जिनको दोनों आंखों से विजन काफ़ी कम है और किसी का एक आंख से भी अगर काम चल सकता है, तो पहले उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, और जो काम करेंगे तो अपने फैमिली को भी वो सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। यदि हम अपने आसपास के क्षेत्र की बात करें, देहरादून की बात करें और आसपास के क्षेत्रों की बात करें, तो यहाँ पर ऐसे आई बैंक कहाँ पर है या कलेक्शन सेंटर कहाँ पर है? देहरादून में एम्स ऋषिकेश में एक बहुत ही अच्छा और फंक्शनल आई बैंक है, और देहरादून में अगर बात करें तो श्री महंत इंद्रेश अस्पताल और जॉली ग्रांट में जो हिमालयन हॉस्पिटल है वो एक कलेक्शन सेंटर बोल के कार्यान्वित है, तो लोग संपर्क कर सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि जो संकल्प पत्र है, रेजोल्यूशन फॉर्म है, वो तो हर जगह उपलब्ध रहता है और वो मिल सकता है। तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं लोगों से, खासतौर से हमारी युवा पीढ़ी से, कि वो इस क्षेत्र में आगे आएँ और नेत्रदान कर लोगों के जीवन में एक नई रोशनी पैदा करें? जी, मैं यही कहूँगा कि दान करना जो है ये एक काफ़ी बड़ी बात है। जो चीज़ हमारे पास है और हमारे जाने के बाद में हम किसी के अगर काम आ सके, किसी को अगर उससे दृष्टि मिल सकती है, जीवन मिल सकता है, तो क्यों ना हम उसका पहल करके इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। और युवा पीढ़ी से मैं यही कहूँगा कि आप अगर जागरूक हो तो जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उन सबके मन में अगर आप ये बात पहुँचा सको, तो एक
अलग ही लेवल तक ये डोनेशन जा सकता है और एक देश की भी उसमें उन्नति रहेगी साथ में। एक बहुत बड़ी जो जनसंख्या है जो इससे वंचित है वो इसका लाभ उठा सकती है। हम एक स्वस्थ भारत के निर्माण में आगे बढ़ सकते हैं और जो हमारी पूरी मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसका बहुत ही सही इस्तेमाल हम कर पाएंगे। जैसे रक्तदान के लिए बहुत युवा आगे आते हैं जी, और हम देख रहे हैं कि निरंतर वो बढ़ रहा है, उसी तरह से यदि नेत्रदान के प्रति भी हमारा रुझान बढ़ेगा तो शायद हम नए मुकाम पर पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल, नेत्रदान कर कर के आप अमर हो सकते हो किसी को रोशनी देके, और इस दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो डॉक्टर विशाल एच शर्मा, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और नेत्रदान महादान इस विषय पर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आकाशवाणी स्टूडियोज में आने पर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।